हम लोग आज कोशिश करेंगे कि हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो लगभग खत्म हो जाए, बोर का एटॉमिक मॉडल पूरा कर लें हम, और बोर के एटॉमिक मॉडल पे हम 2 4 6 8 10 क्वेश्चन भी कर लें। ये आज का हमारा टारगेट है। ठीक है, ये एटम्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम और कोशिश करेंगे हम इसको खत्म भी कर लें। तो एटम्स की बात आती है तो एटम्स की बात आज की नहीं है, एटम्स की बात बहुत जमाने पुरानी है। तो जैसे शक्तिमान अगर अपन लोग ने देखा हो, तो शक्तिमान में कहा गया था कि शक्तिमान 5 चीजों से मिलकर के बना है, और फिर उसमें यह भी कहा गया था कि शक्तिमान की तरह बाकी दुनिया भी 5 चीजों से मिलकर ही बनती है। तो ये अपने जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स थे इंडियन, उनमें 5 एलिमेंट्स के बेसिस पर ऑल ओवर जो भी मटेरियल है उनको बनाया गया था। 5 चीजें ऐसी बोली गई थी। फिर उसके बाद जब हम लोग इधर आते हैं ग्रीक सभ्यता में, जब ग्रीक का उदय हुआ, ग्रीक सभ्यता बड़ी हुई, साइंस का ग्रीक में फलना फूलना शुरू हुआ, तो वहां पर भी उन्होंने 4 चीजों से मिलकर के ऐसे बताया कि दुनिया 4-5 चीजों से मिलकर ही बनती है। तो ये काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये बहुत पुरानी बात हो गई। फिर समय जैसे जैसे आते गया और उसके बाद जो हमारा एक टाइम आया जब ब्रिटिश और यूरोपियंस जो है इनका उदय हुआ, और फिर आज जो साइंस चल रही है वो इन्हीं के द्वारा मानी हुई वाली साइंस चल रही है। और ऐसे माना जाता है कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जाता है, पता नहीं आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे पास इस सिस्टम में, आज के सिस्टम में जो हमारे पास ऐसे कहा गया कि एटम है, एटम नाम की एक चीज बनाएगी। एटम क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट होता है। किसी भी एलिमेंट में एक एटम जरूर होता है। एलिमेंट फिर वैसे तो बाद में एटम को भी और तोड़ करके उसके भी और एलिमेंट और उसके टुकड़े बना लिए गए, लेकिन अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट एटम ऑफ एनी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एटम इज एलिमेंट, ऐसे हमसे होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज एटम। फिर तो एटम के भी टुकड़े कर लिए गए हैं आज तक, और एटम का स्ट्रक्चर किसी को भी ठीक से नहीं पता है। अब ये है कि आइडियाज लगाए जा रहे हैं समय के साथ साथ, तो वो आइडियाज के बेसिस पर हम बता पाते हैं कि एटम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल आता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल से हम शुरू करते हैं। एटम्स के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जो एक चर्चित सबसे मॉडल है, हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, है ना? जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है? प्लम पुडिंग मॉडल कौन बताएगा? सर, हम्म। जी थॉमसन के अनुसार जो एटम होता है सर, वो प्लम के तरीके का होता है, और सर उसमें इलेक्ट्रॉन उसके बीच की तरह भरे होते इलेक्ट्रॉन उसके बीज की तरह भरे होते हैं। यस सर, तरबूज में इलेक्ट्रॉन धसे हाँ, हुए होते, तरबूज हाँ, तरबूज की तरह, जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं। बिल्कुल सही। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। जो सबसे लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल चल रहा है वो कौन सा है लेटेस्ट सबसे? हेनरी मोस्ले। क्या है उसके हिसाब से? सर वो वही चल रहा है सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही। नहीं, नहीं, एटॉमिक पीरियोडिक मॉडल, टेबल। एटॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। सर वो तो बोर बोर के बाद किसका आया था? बोर के बाद भी कई लोगों का है, किसका नहीं, कई लोगों का आया। थोड़े थोड़े चेंजेस सबने किए, लेकिन जो सबसे जो अभी लेटेस्ट है, जो चल रहा है, जो अभी तक हम लोग समझते हैं, वो श्रोडिंगर का है एटॉमिक मॉडल। मतलब एटॉमिक मॉडल नहीं है पूरा, श्रोडिंगर ने कुछ संशोधन किए हैं पुराने एटॉमिक मॉडल में। तो संशोधन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ना होकर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घूम रहा होता है। समझे क्या? यस सर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर किया गया है। इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर किया गया और इलेक्ट्रॉन पूरे क्लाउड है और चारों तरफ घूम रहे हैं। ये श्रोडिंगर की एक इक्वेशन भी तुम लोग ने पढ़ी होगी, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल।
थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है, हम लोग देखो ज्यादा समय अपना बर्बाद करने वाले काम नहीं करेंगे जिसमें अपना बहुत ज्यादा समय खराब हो। तो चीजें जैसे हम प्लम पुडिंग मॉडल है, हमें उसमें अब ऐसा नहीं है कि हमें उसमें ज्यादा लिखने की कोई जरूरत है, तो हम डायग्राम बना करके आगे बढ़ लेते हैं। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसके हिसाब से हमारा जो भी, उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर में इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह से, प्लम की पुडिंग जो होती है जिसमें छोटे, या फिर ऐसे तरबूज के बीजों की जगह होगा इलेक्ट्रॉन और पूरा तरबूज का जो लाल हिस्सा हो गया वो पॉजिटिव हो गया। ये थॉमसन का हमारा एटॉमिक मॉडल था। क्लियर है? एन एटॉमिक एटम इज सॉलिड स्फीयर, ये हमसे थॉमसन ने कहा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज अ सॉलिड स्फीयर, इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं लाइक वाटरमेलन। समझ में आया? तो ये यहाँ पर हम पूरा इकट्ठा कर लेते हैं। इसकी खास बातें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। तो एन एटम जो है हमारा वो सॉलिड एटम इज अ सॉलिड स्फीयर, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो सॉलिड स्फीयर है हमारा। यहाँ पर ऐसे कहा गया solid sphere है, positive charge in which entire portion mass is uniformly distributed, which negative charges are embedded like seeds in watermelon। solid sphere बोला था उसने। अभी जो हम लोग समझते हैं वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसने जो हमसे बोला था उसने कहा था solid sphere है। ठीक है? अब इससे हमें पता क्या क्या चल गया था। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज अगर बताई जा रही है तो उससे कुछ भी हासिल ना हो, तो कुछ हासिल हुआ। जैसे थर्मोडायनेमिक एमिशन, मतलब गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकल के हो जाते हैं, तो थर्मोडायनेमिक एमिशन इससे हमारा पता हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब लाइट गिरेगी, एनर्जी गिरेगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और आयनाइजेशन, मतलब उससे तीनों ही एक्चुअली सेम चीजें हैं, सेम वो हैं एमिशन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का निकल पाना। क्यों? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो हमसे कहा गया कि इम्बेड होता है, किसके फॉर्म में होता है? छोटे छोटे उनके फॉर्म में होता है, बीजों के फॉर्म में। लेकिन इस मॉडल से स्कैटरिंग वगैरह का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो था, अल्फा पार्टिकल को गिराया हमने और वो स्कैटर हो गए हाइड्रोजन एटम में, ये फेल कर गया। तो ये पहला मॉडल हो गया हमारा, इसमें हमें और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के बाद हम लोग आते हैं अपने रदरफोर्ड का। इसमें दो तीन चीजें हमें न्यूमेरिकल भी बने हुए हैं ऐसा। इसमें हमें अल्फा एक्सपेरिमेंटल, अल्फा के स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, और फिर उसके पहले लिख लेते हैं हम अल्फा का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है? पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन बनते हैं अपने। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का बच्चा लोग एटॉमिक मॉडल। इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को करने के लिए हमें अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का जो है वो बताना है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर ये लिख लेते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब हम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस 2He4 प्लस प्लस 2He4 प्लस प्लस अल्फा पार्टिकल को जब हमने भेजा तो उसमें क्या होते हैं, कुछ कुछ जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वाला, कुछ जो है वो एकदम वापस लौट जाते हैं, कुछ स्कैटर कर जाते हैं। ये थीटा एंगल स्कैटर कर जाते हैं कुछ, ठीक है। अब थीटा एंगल किसी के लिए ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, थीटा एंगल स्कैटर कर जाते हैं, मतलब कुछ जो है एकदम वापस लौट जाते हैं और बाकी जो है स्कैटर कर जाते हैं। और जो लौटते हैं वो यहाँ पर ये जो आर नॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये आर नॉट को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर नॉट को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। जैसे आपके पास एक गेंद है, आप कमरे में लेकर के गेंद को उछालते हो, तो गेंद ऊपर जो वॉल है, जो छत है, सीलिंग, उससे टकरा भी सकती है, लेकिन कोशिश होती है कि वो बीच से लौट के वापस आ जाए, ठीक है। तो सबसे नजदीक कितना गया उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम न्यूनतम पहुंच की दूरी, न्यूनतम पहुंच की दूरी है ये। मतलब ये न्यूक्लियस, ऐसा इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें न्यूक्लियस की जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इस एक्सपेरिमेंट से हमें वो मिली, वो न्यूक्लियस की मिली, और आज तक न्यूक्लियस की वो जानकारी एकदम चौचक है, एकदम झकास, कोई इसमें कमी नहीं निकाल पाया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता, इस पे कोई डिबेट नहीं करता है। सब लोग कहते हैं हाँ भाई साहब, न्यूक्लियस नाम का एक आइटम है तो, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इस रदरफोर्ड मॉडल से जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमें मिली है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको किया था गैगर एंड मार्सेडन, क्या क्या नाम, जीजर मार्डिसन, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, चेले थे, जीजा गेगर और मार्डिसन। इन लोग ने किया था स्कैटरिंग पार्टिकल, गोल्ड फॉइल, थिन फॉइल जो बहुत ही पतली थी, मतलब गोल्ड ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गोल्ड को पतला किया जा सकता है, ठीक है, गोल्ड की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक, समझ में आ रहा है ना, क्यों भाई साहब? यस सर, यस सर। यस सर। जो यस सर। गोल्ड की फॉइल है ना, उसको बहुत 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 पतला किया, जैसे चांदी का वर्क तुमने सुना हो, चांदी का वर्क, चांदी की कितनी पतली पतली वो बना ली जाती हैं परतें, यस सर। सोने की उससे भी पतली बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हो गया। इससे जो जानकारियां मिली कि मोस्ट ऑफ द, इसके जो कंक्लूजन निकाले हमने, कंक्लूजन कह रहा हूँ, इस एक्सपेरिमेंट में जो जो जानकारी मिली वो कुछ इस प्रकार से थी, ऑब्जर्वेशंस का हम बोले तो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड, मतलब सारे के सारे जो है, मोस्ट ऑफ देम पास्ड अवे अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर जो है भाई साहब वो सीधे निकल गए, ठीक है। इसको मैं ले ही आता हूं अपने पेज पे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर अनडिफ्लेक्टेड, वो सर लोहे सोने के पन्ने को पार कर जाते हैं। सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे, ज्यादातर। अब ज्यादातर सीधे पार कर जाते हैं तो हम फिर उनको ऐसे समझते हैं कि ज्यादातर जगह क्या है, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी, हाँ सर। ज्यादातर जो स्पेस है, हर जगह है, वो खाली जगह है, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं थीटा एंगल पर, है ना। यस सर, कुछ बाउंस हो जाती सर। बाउंस तो सबसे पहली बात हो गई ना, बाउंस होने का मतलब वापस आ जाना, ठीक, वो यस बाउंस हो गए। सर। कुछ डिफ्लेक्ट कर गए, मतलब इधर उधर चले गए, और 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं कुछ,
और अल्फा पार्टिकल वेरी फ्यू रिटर्न बैक। तो ये सारी हमारी कहानी, ज्यादातर सीधे निकल गए, बहुत कुछ बाउंस कर गए रिटर्न बैक, और डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल 90 डिग्री, कुछ ज्यादातर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर निकल गया। ये बेसिकली हमारे सारे के सारे कंक्लूजन हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, कंक्लूज नहीं, ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस में हमारी जो खास बातें हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो हैं वो कितने किधर जाते हैं, ये वाला भी है। चलो ये ग्राफ हमारे लिए इतना जरूरी है नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थिकनेस फॉइल जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाते हैं, चलो ये भी हटाते हैं। इसमें हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझते हैं कि डिस्टेंस सबसे नजदीक कितना जाएगा। अगर मान लेते हैं हमें डिस्टेंस, और इसे मिटाओ बेटा, मिटाओ इसे। मान लो हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? सर वो गलती से हो गया, हम तो ठीक है, ट्राई कर छोड़ो, रहे थे। ठीक है, जाने दो। बताओ मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालेंगे? Sir, work done in bringing two charge close. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन में हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी डाल लेते हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है आर नॉट फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकलता है। तो इसका सिस्टम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आपने इसको एनर्जी दी हाफ एम वी स्क्वायर, तो जब ये बहुत दूर था तो हाफ एम वी स्क्वायर ही थी इसके पास एनर्जी। वो जब सबसे नजदीक पहुंच जाएगा तो काय में बदल जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि जब भी अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में कोई भी वर्क डन करते हो, या फिर एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है आपकी सदैव फिक्स्ड रहती है। जैसे आपने इसको अल्फा पार्टिकल को हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी के साथ भेजा, तो ये एनर्जी धीरे धीरे घटेगी, क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, के Q1, Q1 यानी कि अल्फा का पार्टिकल, अल्फा पे चार्ज कितना होता है, अल्फा पे चार्ज कितना होता है, दिख नहीं रहा है? अल्फा पे चार्ज कितना है? सर 2। 2 क्या? 2E 2E, sir. 2E 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो हमारा न्यूक्लियस है उस पे चार्ज कितना होता है? ZE के बराबर। पता चला ये ZE क्यों होता है? मतलब +2। टोटल +2 क्यों, क्या कह रही हो? सर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हाँ, मतलब जैसे कि जितने हमारा एटॉमिक नंबर है उसके बराबर होता है। तो यही बात हो रही है यहाँ पर कि जब हमारा ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भरे हैं, कितने प्रोटॉन भरे हैं? Z। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Z इंटू E के बराबर चार्ज हो गया। तो यहाँ से R नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा लोग? 2 KZ E स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया, सबसे नजदीक की दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आर नॉट की वैल्यू आ गई, सबसे नजदीक की दूरी आ गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से हमने इसको निकाला है। समझ में आया? अब एक चीज इसमें और होती है जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर।
इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब जो कितना एंगल पर स्कैटर होगा, ये पता करना कि हमारा जो आइटम है वो कितना एंगल पर स्कैटर होगा। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइटम कितना एंगल पर स्कैटर होगा इसकी बात हो रही है यहां पर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये वो चीजें हैं जो तब आती हैं, मतलब वो, ये तो आर नॉट निकालना तो बहुत ही कॉमन है। इम्पैक्ट पैरामीटर तब आता है जब आपकी किस्मत खराब होती है, लेकिन ये सिलेबस में है। इम्पैक्ट पैरामीटर जो है ये तब आता है जब आपकी किस्मत ही बिल्कुल एकदम झंड है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर के हिसाब से हमें ये पता चल सकता है कि ये कितना एंगल, मान लिया ये थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, तो हम इस थीटा और बी के बीच में वो निकाल सकते हैं। बी को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर यहां पर तुम अल्फा पार्टिकल को भेजते, यहां पर रख के अल्फा को भेजते, तो वो सीधा जाता और वापस आ जाता, तो ये उसका एग्जैक्ट सेंटर है। सेंटर से परपेंडिकुलरली कितनी दूरी है, बी। बी को हम इम्पैक्ट पैरामीटर के नाम से जानते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर ये बी है। इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब कितनी दूरी से पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी का जो फॉर्मूला होता है ZE² cot θ/2, ऐसे होता है इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। बी इज इक्वल्स टू ZE², KZE² cot θ/2 डिवाइड बाय हाफ mv², θ/2 डिवाइड बाय हाफ me²। यानी कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो b प्रोपोर्शनल टू cot θ/2 पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा दूर से तुम भेजोगे, b की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, थीटा की वैल्यू उतनी कम होगी हमारी। इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब वो उतना सीधा निकलने के चांसेस हैं, b जितना दूर होगा, और b जितना कम होगा थीटा उतना ही अधिक होगा। cot थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक जो है हमारी घटती है। इम्पैक्ट पैरामीटर ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद करना है, और मैं बता रहा हूं जेई में तो चलो ये आ भी सकता है, लेकिन नीट में ये तभी आता है इम्पैक्ट पैरामीटर जब आपकी किस्मत ही बिल्कुल खराब है। समझ में आया? जब आपकी किस्मत ठीक नहीं होती है तब ये काम होता है। ठीक, अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन आए और ऑब्जर्वेशंस में रदरफोर्ड ने कुछ एटॉमिक मॉडल बनाए। तो एटॉमिक मॉडल के हिसाब से उसने हमें बताया कि जो मोस्ट ऑफ द मास जो है वो न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। इसकी रेडियस उसने बताई लगभग 1 फर्मी के आसपास की। वॉल्यूम भी उसने थोड़ा सा ऐसे कुछ बताया, और एटम का जो ज्यादातर जगह है वो खाली जगह होती है। ठीक है, न्यूक्लियस इन सेम वे एज द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन। ये प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं इसको, हम रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। ऑब्जर्वेशंस के बाद जो कंक्लूजन निकले, रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन या फिर उसने अपना मॉडल बनाया, जो वो मॉडल कुछ इस प्रकार का था, जिसको हम प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, ये प्लैनेटरी मॉडल है इसका बच्चा लोग, रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, ये हमारा ये हमें बताया गया, टोटल बताया गया हमें कि उसकी जो एटम है उसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, और न्यूक्लियस जो है उसमें और छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर का डायमीटर है। ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस हमें किससे बताया गया? हमें इसी वाले जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है इसी से बताया, और इसको हम प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इसको प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है,
तो इन्होंने जो जो आइटम पता करे हैं वो हम लिख लेते हैं इधर पे। तो मोस्ट ऑफ द मास जो है तो ज्यादातर जो जगह होती है वो एटलीस्ट 99.9% एंड ऑल द चार्ज ऑफ एन एटम कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो जो इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो एटॉमिक न्यूक्लियस को बताना था। सबसे बड़ी उपलब्धि न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने जानकारी दी और आज तक वो जानकारी एकदम सही मानते हैं हम लोग। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका साइज इतना होता है, ये साइज भी हम मानते हैं आज भी। ठीक है, देयर इज अ मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस, बहुत सारा खाली जगह होती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस सेम वे एज प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मेथड ऑफ रिवॉल्विंग सेम रहता है जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ज्यादातर जो चार्ज और मास है वो किधर रहता है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है सेंटर पे। ज्यादातर जो जो चार्ज और मास रहता है वो उसके सेंटर में रहता है और उस सेंटर वाली जगह को हम लोग न्यूक्लियस नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका साइज जो है इतना इतना, और न्यूक्लियर और उसका जो ओवरऑल साइज है ऑक्यूपाइड ओनली अबाउट 10⁻12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम और लेस। जो टोटल का 1/10⁻12 हिस्सा केवल इकट्ठा रखता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं समझाऊं कि पूरा हमारा जो वो है सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम में पृथ्वी जितनी जगह लेती है उतनी जगह हमारा पूरा न्यूक्लियस लेता है। सोलर सिस्टम पृथ्वी जितनी जगह लेती है या उससे भी कम हो जाता है, 10⁻12 गुना बड़ा है लगभग। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ एकदम। इतनी ही जगह सोलर सिस्टम, जितनी जगह जितनी पृथ्वी लेती है सोलर सिस्टम में उतनी जगह हमारा पूरा न्यूक्लियस लेता है। लगभग तुम्हें एक आइडिया बताने के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। एटम हियर इज द मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सेम वे एज द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। बिल्कुल वैसे ही रिवॉल्व करते हैं उसमें जो रिवॉल्व करते हैं। अब कोई बताएगा इसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सर वो इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस मोशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे बड़ा कारण यही है भाई साहब। बाकी तो सब ठीक है, ओके ओके हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कंटिन्यूअस मोशन? इसको समझाओ जरा, बोलो बोलो बोलो, कौन बोलना चाहता है? बोल दो। सर वो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअस मोशन करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे आसपास, मतलब, हाँ, और इस चक्कर तो में ये जो एटम का ये जो साइज। हाँ, ये जो बात है ये अपने को किसने बताई थी? मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स जो है, जो हमें पता चली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो उसमें यही बात थी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी? ये कोई भी मूविंग चार्ज में से निकलती हैं। एक्चुअली एक्सेलरेटेड चार्ज में से निकलती, मूविंग में से नहीं, एक्सेलरेटेड। तो जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्कल में घूमता है तो वो एक्सेलरेटेड है, सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि त्वरित मोशन है। तो जब भी कहीं पर किसी भी आवेशित कण में त्वरण होता है, किसी भी आवेशित कण में त्वरण होता है, तो वह आवेशित कण विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एमिट करता है, वो निकलता है उससे, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है, उत्सर्जित होता है। तो अगर कभी भी तुम्हारे में से एनर्जी निकल रही, तो एनर्जी तो नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, तो अगर तुमसे एनर्जी निकल रही है तो तुम्हारे रोटेशनल एनर्जी घटेगी, और घटेगी धीरे धीरे, तुम्हारी रेडियस घटनी चाहिए और अल्टीमेटली तुम्हें उसमें मिल जाना चाहिए, न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं आ रही है? फेलियर ऑफ हमारा जो है एटॉमिक मॉडल का फेलियर, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं यार, स्लो स्लो। फेलियर की स्पेलिंग क्या होती है? FAILURE, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड। एटॉमिक मॉडल, ठीक है।
तो इस फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे जो खास बात है वो हमारी कुछ इस प्रकार से है। ये है सबसे खास बात जो है, इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। कि कोई भी इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल होना चाहिए। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि वो रिवॉल्व करता है तो फिर उसे एनर्जी रेडिएट करना चाहिए रिवॉल्व करते हुए, और अल्टीमेटली इसमें घूमते 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 रेडियस छोटा करते 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 न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए। ये इसकी सबसे पहली खास बात है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। It could not be explained stability of atom because according to classical electrodynamic theory, an accelerated charged particle should continuously radiate energy. एक त्वरित आवेशित कण को लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा कम करते करते न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए था। तो ये एक बात हो गई। और कोई बताएगा और कोई कारण? एक और था रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर जैसे एनर्जी रेडिएट होगी तो लीनियरली एनर्जी रेडिएट होगी, लेकिन हमारे पास एक जब भी एनर्जी रेडिएट होती है किसी एटम में से तो वहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम बनता है। तो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन, हाइड्रोजन एटम के रेडिएशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ढंग से। ये एक सबसे बड़ी दूसरी बात थी हमारी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्पेक्ट्रम एटम मस्ट बी कंटिन्यूअस वेयर एज प्रैक्टिकली इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। तो रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है 2 8 18 32 वाला, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? ये हमारा ऐसे एटम रह गया। अब बारी आती है किसकी? बोर एटॉमिक मॉडल की। तो बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इनकी रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है कितना 10-12 साल चला, नहीं 20 साल के आसपास चला। 1812-13 में इनने दिया था, ठीक है, और 1914 में बोर आ गए अपना एटॉमिक वो लेकर के। बोर ने इसकी कमियों को उड़ा दिया, ठीक है। बोर ने जो एटम प्रपोज किया, बोर ने जो प्रपोज किया वो एकदम झकास निकला और बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम तक इसको सही माना। अभी भी हम लोग उसको सही ही मानते हैं, ऐसा नहीं है गलत है, लेकिन और भी कई सारी चीजें बोर एटॉमिक मॉडल इस बोर का एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिटेल से नहीं कर पाए। तो बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये हल्के एटम के लिए एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिएगा। बोर का एटॉमिक मॉडल जो होता है वो हल्के एटम के लिए एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन भारी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो हम आते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल पे। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्लास जो है हमारी थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। अगर आपको कोई परेशानी है तो बोल दीजिएगा, देखते हैं अगर उसका हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे तो हम निकालेंगे। तो बोर का एटॉमिक मॉडल है, बोर के देयर आर सम पोस्टुलेट। बोर प्रपोजेस अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, जो कि जो उसने बेसिकली ये हाइड्रोजन के एटम के लिए बताया, जो कि कुछ और बोर लाइक एटम कहते हैं उनको हम कहते हैं बोर लाइक एटम, या फिर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम या बोर एटम भी कहते हैं उनको। उसमें क्या होता है, वो हाइड्रोजन जैसे दिखने चाहिए, हाइड्रोजन जैसे होने चाहिए। अब जैसे से का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, तो और हीलियम के आउटर शेल में 2, और लिथियम के आउटर शेल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम में 4,
तो इस तरह के, लेकिन हल्के में हम लोग इनको हाइड्रोजन लाइक बनाते हैं, अभी बताता हूं. दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है हमारा ये मॉडल? दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक्स लाइट एटम. लेट्स सी कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम. जैसे कि 2He4 प्लस. हीलियम में तो 2 होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस में एक ही बचेगा क्योंकि एक हमने हटा दिया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो वो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना. यस सर. यस सर. लिथियम का क्या होता है? 3Li6 प्लस प्लस. और बेरिलियम का क्या होता है? Be48 प्लस प्लस प्लस. ये सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक एटम है. हाइड्रोजन लाइक एटम है. इसके लिए Z जो है हमारा 2 है, इसके लिए Z जो है हमारा 3 है, इसके लिए Z जो है हमारा 4 है. हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये काम करता है. ठीक है, तो बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए. पोस्टुलेट क्या चीज होती है? पोस्टुलेट क्या चीज होती है, कौन बताएगा? परिकल्पना. हाँ, परिकल्पना. पोस्टुलेट का मतलब होता है परिकल्पना, यानी कि उसने जो अज्यूम करा है, एग्जिस्टेंस को अज्यूम करा है. समझ में आ रहा है? रीजनिंग और डिस्कशन के बेसिस पर इसकी जगह अगर आप वो देखोगे डेफिनेशन, तो assumption of existence, assumption of existence on the basis of reasoning, discussion और belief. मतलब कोई मैथमेटिकल बैकअप नहीं है पीछे. समझ रहे हो मेरी बात? ये उसकी हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पनाएं हैं. बोर के पोस्टुलेट्स जो हैं वो परिकल्पनाएं हैं. परिकल्पनाएं मतलब उसने सोच समझ कर बोला है, लेकिन उसके पीछे मैथमेटिकल बैकअप नहीं है उसके पास, इसीलिए लंबे टाइम तक काम नहीं कर पा रहा है. समझ में आया मेरी बात में क्या कहना चाह रहा था? क्यों भाई साहब, समझ में आया? बोले नहीं. यस सर. यस सर. यस सर. मतलब ये परिकल्पनाएं हैं बोर की. इसमें बोर यस सर, ने, मतलब कोई मैथमेटिकल रीजन कुछ नहीं है, मतलब जो उन्होंने प्रूफ किया वो सच था. हाँ, मतलब जो प्रूफ किया वो कह दिया कि सही है. अब मैथमेटिक्स कोई और करके दिखा दो, लेकिन ये सही है, इसको गलत करके दिखाओ, ऐसा कुछ उनका कहना था. ये सही है मेरे हिसाब से, इसको गलत है तो आप बताओ. अगर गलत है तो मुझे मैथमेटिकल प्रूफ दो. तो बोर के जो पोस्टुलेट हैं वो कुछ इस प्रकार थी. पोस्टुलेट दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन certain circular stable orbits without emitting radiation. ये एक फिक्स्ड बात बोली उसने सबसे पहली. देखिएगा इसको. सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. He postulated that an electron in an atom can move around the nucleus in certain circular stable orbits. मतलब ये फिक्स्ड है. स्टेबल ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है, संतृप्त जो होती हैं, मतलब स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल स्थायी ऑर्बिट. ऑर्बिट को हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षाएं. स्थायी कक्षाएं हैं. यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जब किसी एक स्टेबल ऑर्बिट में है, फिक्स्ड है स्टेबल ऑर्बिट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट के बीच में तीसरा कुछ पॉसिबल नहीं, बीच में कुछ पॉसिबल नहीं है. समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि हमारे बोर में ऐसे कुछ नहीं बताया था ऑर्बिट के बारे में कि ऑर्बिट कहाँ होनी चाहिए. उसने कहा नहीं, ऑर्बिट्स इतनी ही डिस्टेंस, पहली ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए इतनी रेडियस की होनी चाहिए, दूसरी इतने रेडियस की, ऐसा उसने फिक्स करके बताया. He postulated that an electron in an atom can move around the nucleus in certain circular stable orbit
विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। यहां पर सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट पहली बात हो गई, और दूसरी बात हो गई विदाउट एमिटिंग एनी रेडिएशन, यानी कि इसमें कोई भी रेडिएशन यानी कि विकिरण उत्सर्जित नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो उसने जो पुराने रदरफोर्ड का जो आइटम था, जो रदरफोर्ड ने जो हमें बताया था, उसको सबसे पहले सेट कर लिया। रदरफोर्ड ने हमसे कहा था कि भाई साहब घूमते हैं, लेकिन उसने बताया नहीं कि कैसे घूमते हैं, कहाँ क्यों घूमते हैं। उसने बोर ने ये फिक्स कर दिया क्या वो घूमेंगे तो यही घूमेंगे, और इतने ही स्पीड से घूमेंगे, और इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, जो कर पाओ कर लो। बोर ने फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे और कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे और कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। फिर दूसरे में बोर ने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर, तो उसने हमसे दूसरा जो हमारा जो है दूसरी बात, बोर फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। मान लो किसी स्थायी कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कोई ऊर्जा का विकिरण नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग जो होगा उसका एंगुलर मोमेंटम को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो उसने हमसे कहा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, मतलब n नंबर ऑफ टाइम होगा किसका? h/2π का। जहां पर उसने हमसे बोला है कि n जो है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये केवल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डुट 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 कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जाता है। 1.5 नहीं हो सकता, 1.8 नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है h/2π के मल्टीपल के बराबर होता है, यानी कि उसकी जो क्वांटम जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग है, वो क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज्ड का मतलब उसकी एक यूनिट होती है, सबसे छोटी जो वैल्यू है वो पहली ऑर्बिट में रहती है h/2π, और उसके बाद दूसरे में 2h/2π, तीसरे में 3h/2π, चौथे में 4h/2π एंड सो ऑन करके हमारी बढ़ती चली जाती है। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है यस समझ सर, यस सर। प्लैंक कांस्टेंट है सर। हाँ, h प्लैंक कांस्टेंट है अपना 6.6 × 10⁻⁻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 ⁻
4 जूल सेकेंड। एक्सीलेंट। अब यहां पर जो हमारे पास काम की बात जो है वो कुछ इस प्रकार की है कि एल एंगुलर मोमेंटम, एज वी नो एंगुलर मोमेंटम को जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल जानते हैं क्या? MVR। बिल्कुल सही। एंगुलर मोमेंट किसी एक पॉइंट मास के लिए होता है एंगुलर मोमेंट, वैसे तो होता है आई ओमेगा, क्या रहता है आई ओमेगा, लेकिन पॉइंट मास के लिए होता है एमवीआर। तो हमारा इलेक्ट्रॉन को पॉइंट मास की तरह कंसीडर किया जा सकता है। तो एम वी आर, अगर एन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, रेडियस इन nth ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth, या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है भाई साहब? कोई समस्या समझने में? नहीं आ रही समस्या? आ गया समझ में? दोनों पोस्टलेट समझ में आए? तीसरा लिखें। यस सर। ठीक है, तो तीसरा और जो है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है। तीसरा जो हमसे दिया गया है
रेडिएशन ऑफ एनर्जी उसने कहा था सबसे पहले वाले में, अगर आप देखो तो उसने कहा था कोई भी ऊर्जा का विकिरण घूमते हुए तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ऊर्जा का विकिरण होता है। कब होता है? रेडिएशन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली, केवल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट, परमिटेड ऑर्बिट एकदम बेहतरीन सा नाम है यहाँ पर, जंप्स फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट। परमिटेड मतलब वन परमिटेड है, टू परमिटेड है, 1.5 परमिटेड ऑर्बिट नहीं है। तो पहली एक परमिट ऑर्बिट से दूसरी परमिटेड ऑर्बिट में निकलता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई साहब, कुछ कुछ आइडिया आया जो मैंने बताया? मैं इमेज निकालने की कोशिश करता हूं। एक मिनट रुकना बच्चों। तो ये रही हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से कैसे ट्रेवल करता है, क्या होता है। सिस्टम कुछ इस प्रकार से देखिएगा। तो इसके जो नीचे लिखा है वो भी पढ़ता हूं मैं। When electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, जब वो ऊंचे हाइयर, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, ज्यादा एनर्जी की ऑर्बिट होती चली जाती है। तो हम हाइयर एनर्जी ऑर्बिट से जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ आते हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का एमिशन, एनर्जी का एमिशन होता है जब हाई से लो में आते हो। आपको सबसे पहला पोस्टुलेट जो है वो ये बोला गया था कि he postulated that an electron in orbit can move around the nucleus certain circular stable orbits without emitting radiation with fixed energy। उनके पास ऊर्जा फिक्स्ड होती है, अगर ज्यादा ऊर्जा है तो वो छोड़ के आएंगे और अगर कम ऊर्जा है तो गेन करके पहुंचेंगे। जैसे मान लेते हैं तीसरी ऑर्बिट से दूसरे पे यदि कोई आता है तो वो ऊर्जा छोड़ के आएगा, और अगर दूसरी पहली ऑर्बिट से दूसरे में जाता है तो वह ऊर्जा का अपने अंदर समावेश करके, ऊर्जा का अब्जॉर्प्शन करके अंदर आएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो डिफरेंट ऑफ एनर्जीज अब्सॉर्ब, तो E2 माइनस E1 जो है हमारा ऊर्जा का वो हो जाता है clear energy in proton, but if electron grows from it absorbs the same amount of energy। ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आएगा तो रेडिएट करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो अब्सॉर्ब करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एनर्जी ऑर्बिट्स हो गई हमारी, पहली ऑर्बिट हो गई हमारी N1 पहले के लिए, जो यहाँ के लिए अगर हम लिखते हैं तो n की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं तो n की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो यदि वो 3 वाले से 2 वाले पर वापस आता है, ठीक है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, ये तो लिख ही दिया मैंने इसको, बस यहाँ पर हमें ये और लिखना है डेल्टा ई। ऑब्वियसली यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं E1 की जो एनर्जी है वो कम होगी E2 से, वो कम होगी E3 से, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। इंफिनिटी की हाईएस्ट एनर्जी होती है और वो हाईएस्ट एनर्जी होती है 0।
इन्फिनिटी पर जाके इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी होती है 0। यहाँ पर जो एनर्जीज आती हैं वो हमारी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, तो नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी उतनी छोटी होती है। ये वाले सिस्टम के वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। एनर्जी, द रेडिएशन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट टू अनदर परमिटेड ऑर्बिट। एक परमिटेड, एक जो अलाउड ऑर्बिट है उससे दूसरी अलाउड जो ऑर्बिट है उसमें जाएगा। अलाउड ऑर्बिट, ध्यान रखना अलाउड ऑर्बिट होनी चाहिए। 1 और 2 और 3 अलाउड है, 1.5, 1.3, 1.6 या 2.1 ऐसे अलाउड नहीं है। उनमें इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, ऐसा बोला गया। मतलब पहली और दूसरी के बीच में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बोला गया हमसे। बोर ने ऐसा हमसे बोला था। ठीक है, तो ये हमारी, और अगर जैसे कि एनर्जी निकलती है तो रेडिएशन, एनर्जी रेडिएशन की हम बात कर लें, अगर कोई हमसे पूछ ले एनर्जी रेडिएशन कितना होएगा, ऊर्जा उत्सर्जन, विकिरण का उत्सर्जन, डेल्टा ई बराबर एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, ये उत्सर्जित है, कितना हो जाएगा E2 माइनस E1। यहाँ पर E2 जो है हायर एनर्जी ऑर्बिट है और E1 जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। बस ये एनर्जी का रेडिएशन होएगा, तो एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लेमडा करके हमारे एनर्जी का रेडिएशन होगा। बताओ कोई समस्या इसको समझने में? नो सर। तो यहाँ पर इसके भी कुछ कमियां हैं, बोर के एटम की भी कुछ कमियां हैं, लेकिन पहले हम बोर के एटम को पूरे, वो उसके न्यूक्लियस को पूरे को समझते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, इसकी अब हम शुरू करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। जैसे मैंने बोला था एक क्लास लंबी चलने वाली है तो चलेगी। मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू करते हैं हम लोग। पानी देना। और दे दो पानी। तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पहले तो यहाँ पर प्लस का ZE अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है अंदर, और बाहर E माइनस भरा हुआ है। मान लेते हैं ये कोई nth ऑर्बिट है, फॉर एन एग्जांपल हमने ऐसे मान लिया nth ऑर्बिट है। तो nth ऑर्बिट है तो रेडियस इसकी Rn मानी जाएगी। इसकी जो स्पीड होगी इस इंस्टेंट पर, इसकी जो स्पीड होगी वो रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड Vn हो गई इसकी स्पीड। अब इस स्थिति में यहां पर जो घूमने के लिए फॉर रोटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स? इज प्रोवाइडेड बाय, कौन देता है? किस वजह से घूमता है? न्यूक्लियर फोर्स देता है। न्यूक्लियस से कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स का नाम क्या है? अभिकेंद्र
हाँ दीदी, अभिकेंद्रीय हो गया, अभिकेंद्रीय नहीं है, अपकेंद्रीय है। अपकेंद्रीय बल तो है, वो कौन दे रहा है, मतलब कौन सा बल यहाँ पर लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फॉर रोटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, रोटेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा, वो कौन देता है? रोटेशनल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग कॉपी पेन निकाल लो, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, मतलब बड़े कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे लेकिन करने पड़ेंगे। फॉर रोटेशन सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखना है यहाँ पर, क्या है बहुत सारे वो आ जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज, तो कौन ऊपर गया कौन नीचे गया थोड़ा सा मिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हाफ थोड़ी, mv² अपॉन आर फॉर्मूला होता है इसका, mv² अपॉन आर कितना आएगा? k 1/4πε0 q ze q e डिवाइड बाय r²। सही लिखा? बोल ही नहीं रहे। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब कुछ कट रहा है? आर से आर कैंसिल हो जाता है। और तो कुछ कट नहीं रहा, नहीं। तो बच गया अपना mv² अपॉन आर नहीं यार तो गया ना, mv² बराबर 1/4πε0 ze² डिवाइड बाय आर। इक्वेशन नंबर 1। और बोर के पोस्टुलेट लेते हैं। बोर के पोस्टुलेट से कोई इक्वेशन बनी थी क्या? यस सर, NH/2π हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर NH/2π। तो दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी mvr बराबर NH/2π, जहां पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। चलो शुरुआत करते हैं वैल्यूज निकालने की। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? स्पीड ऑफ एटम इन nth ऑर्बिट। स्पीड निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग स्पीड निकालते हैं। स्पीड ऑफ एटम ना इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो इक्वेशन 1 को जरा ध्यान से देखो, mv², और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन से हम mv और इधर r को यदि हम फर्स्ट इक्वेशन से r को यदि हम इधर ले जाते हैं तो mv² इंटू r बराबर ze² अपॉन 4πε0 और mvr नीचे क्या दिया? NH/2π। देख लो चलो। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सिचुएशन हमारी कैसी दिखेगी देखते चलो। mv² r बराबर ze² अपॉन 4πε0 एंड mvr हमें पता है NH/2π फर्स्ट और सेकंड से, तो इसको हम mvr इंटू v लिख सकते हैं और mvr की जगह NH/2π। सो हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? यस सर कहा। हाँ, तो v मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो NH/2π इंटू v, देखते रहना, NH/2π इंटू v बराबर ze² अपॉन 4πε0 हो गया। हमें काय की वैल्यू निकालनी थी? v, तो कितनी आ गई v की वैल्यू? कितना आ गया v? बता ही नहीं रहे। z अपॉन n, ठीक है, z अपॉन n। ये अगर हम एटम का नाम बदलते रहेंगे तो z बदलते रहेगा और
ऑर्बिट बदलते रहेंगे तो n बदलता रहेगा। तो ये z और n तो बदल सकता है, लेकिन क्या ई स्क्वायर बदल सकता है? नहीं सर। 2 पाई ऊपर आ जाएगा, 2 पाई नहीं बदलेगा, ई स्क्वायर नहीं बदलेगा, डिवाइड करते हैं, h नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू h। ये सब बदलेगा क्या? नो। अच्छा, अगर ध्यान से देखें कुछ कट रहा है तो 2 पाई 4 पाई 2 पाई से 4 पाई गया, 2 बार गया ना? यस सर। तो हम ऊपर से 2 पाई हटा देते हैं, नीचे से 4 पाई हटा करके उसकी जगह क्या लिख देते हैं? 2। ठीक है, ऐसे ही बनेगा 2 एप्सिलॉन। कुछ कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? कुछ छूटा तो नहीं है? नो सर। बस ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहले v निकल आया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर हम हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो z की वैल्यू 1, हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो z की वैल्यू 1, और फर्स्ट ऑर्बिट लेंगे तो n की वैल्यू भी 1। तो फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर हाइड्रोजन, मतलब यहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, इसको हम v नॉट लिख देते हैं, इसकी वैल्यू होगी ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो है हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। वो कितनी होती है जरा देखना, कांस्टेंट की जो वैल्यू है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। ये वैल्यू अगर हमें याद रहेगी तो हम जल्दी जल्दी वेलोसिटी स्पीड निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं क्या? बोलो। यस सर। कैसे? जैसे हमें अगर मान लेते हैं वो कह देगा कि हीलियम के सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालो, तो कितनी आएगी हीलियम के सेकंड ऑर्बिट के लिए? सर यही आएगी सर। हाँ, क्योंकि z की वैल्यू 2 गई और ऑर्बिट v2, ऑर्बिट v2, तो 2/2। मतलब z और n की वैल्यूज रखनी है और आपको v की वैल्यू निकल आएगी यदि आपने ये v नॉट याद कर लिया तो। यहां से हमें एक बात और पता चली कि जो v है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और v जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n है। मतलब आप अगर बढ़ाओगे और मतलब ऑर्बिट जो एटम का z बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ते चली जाएगी, और अगर आप उसकी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाओगे तो घटती चली जाएगी। यानी कि ऊपर जाते जाते हमारा आइटम जो है, एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो होते चले जाता है। अब दूसरी चीज आते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं हम। चलो भैया, तो हमने v तो निकाल ही लिया, कितना है zn। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से nh/2 किसके बराबर होता है? mvr। तो m इंटू v की वैल्यू क्या लिखेंगे? z/n z/n e स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h m v r बराबर nh/2 बस उधर ले जाओ बाकी सब आइटम को, r को इधर ही छोड़ दो। सो r की वैल्यू कितनी आ गई? कुछ कटपुट रहा है क्या? कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसमें n स्क्वायर हो जाएगा, n और n मिलके, और z का एक ही z है जो नीचे आ जाएगा। बाकी
यहाँ पर देखो r बराबर n स्क्वायर अपॉन z, और कांस्टेंट में क्या क्या आया, h और h मिलकर के हो गया h स्क्वायर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 उड़ा दो ना, 2 से 2 उड़ गया, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट अकेला रहा, h स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई स्क्वायर नीचे आ गया और पाई नीचे आ गया। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, एम एम किधर है, हाँ एम भी नीचे आ जाएगा। और बताओ, बस हो गया, यस सर हो गया। ठीक है, लो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पीड आ गई हमारी, रेडियस आ गई हमारी। स्पीड और रेडियस, तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है और प्रोपोर्शनल टू 1/z होती है। फिर जैसे ऊपर लिखा था वैसे इधर लिख लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट r0, फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कौन है भैया जिसको समझ नहीं आ रहा, सब सिंपल है, कोई पूछना हो तो बार बार बीच में टोक सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसको हम r0 लिखेंगे, r0 इज इक्वल्स टू n भी 1 हो गया, z भी 1 हो गया, तो बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाय e स्क्वायर पाई m। इसकी क्या है, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, इसकी फिक्स्ड वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। जीरो पॉइंट 53, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गई हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको याद रखना, ये हमारी रेडियस निकल। अब स्पीड आ गई, रेडियस आ गई, यानी कि हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन, इससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे टाइम पीरियड में, बताएं क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो जल्दी बोलो, पूरा आवर्तकाल निकालना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, T बराबर 1/n। अरे ये थोड़ी फॉर्मूला लगाते हैं हम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझे कि नहीं समझे। तो n स्क्वायर अपॉन z ब्रैकेट के अंदर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाय e स्क्वायर पाई m, ये तो r हो गया, और इसके लिए z अपॉन n, v की वैल्यू e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। करो जरा, फाइनल कितना आ रहा है, कुछ कट रहा है क्या, देख लो जल्दी से, क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे यार। बोलो क्या लिखें, तुम लोग बताओगे मैं लिखूंगा, पहले n और z में कर लो, n और n स्क्वायर मिलकर के कितने हो गए n क्यूब, और z और z मिलकर के कितने हो गए z स्क्वायर। अब अंदर बताओ कितना बचा, सर 2 4, वेरी गुड, 2 2 जा 4 हो गया, सबसे पहले 4, फिर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नहीं नॉट, हाँ हाँ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा, एक एप्सिलॉन सबसे नीचे एक सबसे ऊपर है, मल्टीप्लाई होंगे तो h क्यूब h क्यूब, बहुत बढ़िया। और बताओ
हो गया पूरा, सबसे ऊपर का सबसे नीचे से गुणा हो गया। अब डिवाइड हाँ, करके ये स्क्वायर है ई स्क्वायर के ई टू द पावर 4 ई की पावर ई 4m ई 4m। 4। देख लो कुछ बचा है तो। सर h/2m बच रहा है। h/2m बच रहा है, मतलब h³ अपॉन डिवाइड 2m। नो नहीं, h³ डिवाइड h³ तो कर लिया ना हमने। नहीं सर, डिवाइड करके किसको डिवाइड कर दोगी अब? किसको डिवाइड नीचे कर, वाले से। कैसे डिवाइड कर दोगी? नहीं सर, उसका क्यूब हो गया ना एक बार। हाँ क्यों है उसका? हाँ, हो गया, सब हो गया, खत्म। क्या एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है ऊपर, नीचे ई टू द पावर 4 है, नहीं कटेगा। h³ है और नीचे m है, ये सब कुछ कट थोड़ी रहा है आपस में। सब अलग अलग यस तरीके सर, की, सब अलग अलग प्रकार के कांस्टेंट हैं। यस सर, गलत लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा n³ अपॉन z स्क्वायर ये हो गया, यानी कि टाइम पीरियड जो है बच्चा लोग आपका, वो लिख सकते हैं हम n³ के प्रोपोर्शनल है और z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड वैल्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जो जिसकी जरूरत होगी मैं करूंगा। टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड से अपन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी? कैसे निकाल पाएंगे? फॉर्मूला कौन सा लगा? 1/t 1 अपॉन टाइम पीरियड करके। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम। तो जो फ्रीक्वेंसी चल रही है हमारी, वो कितनी हो गई? 1/t। बस कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपोजिट, फाइनल आंसर कोई उल्टा कर दो बस। तो z स्क्वायर ऊपर आ गया, n³ नीचे आ गया, e टू द पावर 4 m डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब। बस फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे रेवोल्यूशन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी किन किन एनर्जी से मिलके बनेगी? कौन सी एनर्जी से मिलकर बनेगी? काइनेटिक और पोटेंशियल। बिल्कुल सही, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में बनेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पेन ही काम नहीं कर रहा मेरा, कुछ भी काम नहीं करता। चलो एक सेकंड के लिए इसको बंद करके चालू करता हूँ दोबारा। चलो, तो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बताइए जरा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर mv² और v की वैल्यू पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। q1 की वैल्यू ZE, q2 की वैल्यू -E डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसमें सर आर स्क्वायर नहीं सर, r अकेला, बिल्कुल सही। तो अब हम v की स्पीड वैल्यू लिख देते हैं।
जो v की वैल्यू जो लिखी थी वो बताना जरा क्या थी? Z(E²) अपॉन अपॉन H एप्सिलॉन नॉट है। Z(E²) अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन सर N इंटू 2H एप्सिलॉन नॉट। हाँ 2H एप्सिलॉन नॉट, E² अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व, इसको स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ। ठीक है, Z पे v² हो गया, N पे v² हो गया, M पे स्क्वायर नहीं हुआ, E पे पावर 4 हो गई, 2 की पावर 4 हो गई, H की पावर 2 हो गई और एप्सिलॉन नॉट की पावर 2 हो गई। कुछ छूटा तो नहीं है? हैं? बता ही नहीं रहे तुम लोग। माइनस का Z(E²) डिवाइड बाय R की जगह पर, R की जगह पर क्या लिखा था हमने? N² अपॉन Z N² अपॉन Z एप्सिलॉन नॉट H² अपॉन E² पाई M, H² अपॉन E² पाई M। एप्सिलॉन नॉट H² E² पाई M और N² अपॉन Z। ओके फाइन। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई हमारी यहाँ से? माइनस में Z पे स्क्वायर हो गया ऊपर, N पे स्क्वायर पहले ही था, मल्टीप्लाइड बाय M e टू दी पावर 2 नीचे 2 ऊपर 4 हो गई, डिवाइड बाय 4 तो है ही, पाई भी है, पाई से तो पाई कट जाएगा ना, पाई से पाई कट जाएगा तो 4H² हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया और M तो ऊपर चले ही गया था। बस ये हो गया। बताओ कोई समस्या इसको समझने में? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो एक बार, चेक कर लो कोई समस्या है तो। अगर जरा ध्यान से देखो तुम्हें कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं इनमें, काइनेटिक और पोटेंशियल में? क्या सिमिलैरिटीज हैं? सर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का दुगना है। और नेगेटिव है। यस सर। As we can see कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के डबल के तो बराबर है और नेगेटिव में भी है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के बराबर है, डबल के नेगेटिव के बराबर है ये। तो यहां से यदि हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसी आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, काहे कि बड़ा है पोटेंशियल और वो ऋणात्मक है, नेगेटिव में है। तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ही लिखते हैं हम, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी की लगे जगह लिख देते हैं -2 काइनेटिक एनर्जी। और जब हम -2 काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे तो टोटल एनर्जी जो हमारी आएगी इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज, कुल ऊर्जा, हाँ, बराबर माइनस का काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का आधा, अगर हम ऐसे लिखें तो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का आधा, नेगेटिव में ही टोटल आती है हमारी, ये हमारी
टोटल एनर्जी का काम हो गया। तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है, अभी तो वैल्यू नहीं लिखी हमने, उसको वैल्यू लिखने के बाद गोला बनाएंगे। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, एक मिनट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस एम ई पे पावर 4 डिवाइड बाय 2 चौके 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बताओ भाई साहब, यही है? एम ई पे पावर 4, 4 दूनी 8, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई। अब अगर हम हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लिखना चाहें तो उसका वैल्यू कितना आता है, किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या उसका एनर्जी कितना आता है? फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसको हम E1 हाइड्रोजन लिख लेते हैं। कितना आएगा? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो ये वैल्यू है, सॉल्व करोगे तो निकलेगी। अब इसे तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, लेकिन तुम्हें इसको रट लेना है मस्त तरीके से। तुमको इसको रट के एकदम खड़ाक से खा जाना है, बिल्कुल तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? इसको तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से रट लेना एकदम, कि कोई तुमसे कुछ कर ना पाए। समझ गए? बढ़िया। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं दिख रही तुम्हें टोटल एनर्जी में हाइड्रोजन की ऑर्बिट में? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर करेंगे तो। अब तुम्हें कुछ चीजें और याद करनी है। इसमें टेबल बनाते हैं हम लोग। हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट में लिख दिया, हाइड्रोजन की सेकंड में, हाइड्रोजन की थर्ड में, हाइड्रोजन की फोर्थ में, ऐसे ऐसे करके लिखते रहेंगे हम लोग। 5-6 में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है? लर्न करना है इनको। जल्दी से मेरे जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे करते जाओ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, E2 हाइड्रोजन, E3 हाइड्रोजन, E4 हाइड्रोजन, और सो ऑन। बता जल्दी कितनी वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू आएगी? अरे 2 रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे इस इक्वेशन में? 2। z तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता ही है, तो यानी कि 13.6 को काय से डिवाइड कर देंगे भाई साहब? 4 से। 4 से डिवाइड कर देंगे। 13.6 को 4 से डिवाइड करें, करो जरा 4 से। तो माइनस का 4 दूनी 8, 4 तिया 12 3.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 9 से डिवाइड करो तो E3 निकल आएगा। 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? 9 एकम 9, 4 6, 9 पंचे 45, 1 0, 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9, ऐसे आता रहेगा। समझ गए? अगले में करके दिखाओ। माइनस का किससे गुणा कर डिवाइड करेंगे? 16 से। करना जरा, कितना आ रहा है? 0.16 पंचे 80, 16 16 128, 16 128, बचे कितने? 8 0, 16 पंचे 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे E5 कितना आ रहा है? E5 हाइड्रोजन का 85। 55 25, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, माइनस का 0.5, 125, बच कितने रहे? 11, 110, 25 अट्ठे 200, नहीं 1 मिनट, क्या कर रहा हूं मैं? 25 पंचे 4 आएगा सर। 8 आएगा कैसे? 1 1 4 आएगा।
110 आएगा, 25 चौके 100 हो गया ना, बस 4 बार गया, फिर 10 बचेगा 100, 5.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे खत्म हो जाएगा। ये हमारे वैल्यूज हो गए कुछ, इनको तुम्हें हाइड्रोजन के 1 से लेकर के 5 तक ऑर्बिट के हाइड्रोजन के तुम्हें वैल्यू को रट लेना है। रट लोगे कि नहीं रट लोगे? बताओ। ये वैल्यूज -13.6, अगर नहीं रट पाओ तो एक याद कर लो, फिर उन्हें एक एक करके स्क्वायर से डिवाइड करते चलो। पहले 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर 4 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बस। इनके बीच के गैप को भी याद करो। अगर तुम गैप निकालोगे, ठीक है, किसके किसके बीच का, -13.6 और -3.4 के बीच का गैप निकालोगे, कितना आएगा? -10.2। E2 माइनस E1, माइनस मतलब छोटे में से बड़ा नहीं घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है, तो प्लस का आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए क्या? इसका बताओ कितना गैप आ रहा है? हम्म 1.89। पक्का 1.89 आ रहा है? 10 में से एक गया 9 और 13, 5, 8, 5, 13, सही है, 2 में से बिल्कुल सही। इधर बचाओ, डेल्टा ई कितना आएगा इधर, E4 माइनस E3 करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से 15, 5, 10 में से नहीं, 11 में से 5 गया 6 और 14, 8, 6.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? बोलो। E4 5 में से 4 गए 1, 3, 31। ये वैल्यूज सारी अगर तुमसे नहीं याद होती हैं तो वो मेन वैल्यूज याद कर लो। मेन वैल्यूज याद कर लो और ये याद कर लो। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी तुम्हारी तभी निकलेगी जब तुम्हारा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव में ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, ओवरऑल कॉन्जिक्यूटिव में सबसे ज्यादा एनर्जी तभी निकलेगी जब दूसरे से पहले पे आएगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ। आपको सवाल आते हैं, ऐसे दी जाती है कि वो N1 से N2, मतलब इतने इतने नंबर ऑफ ऑर्बिट से इतने नंबर ऑफ ऑर्बिट में जाएगा, और इतने नंबर ऑफ ऑर्बिट से इतने नंबर, बताओ किस में वेवलेंथ ज्यादा निकलेगी? तो एनर्जी डिफरेंस निकालो, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। फॉर्मूला होता है ना hc/λ, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। ऐसे सिस्टम चलेगा फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने वैल्यूज याद करी हैं। बाकियों के लिए अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो ऐसे ही करके निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, बस Z² का गुणा करना है। जैसे हाइड्रोजन में है तो सब में 1² का गुणा हो जाएगा, अगर हीलियम के लिए तो सब में 2² यानी कि 4 का गुणा कर दो सब में, तो हीलियम के लिए 1 आ जाएगा, हीलियम के लिए 2, हीलियम के लिए 3, हीलियम के लिए 4, हीलियम के लिए 5। फॉर्मूला होता है ना Z²/N²। ध्यान रखेंगे बच्चा लोग, सभी के नहीं रखेंगे? बताइए। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ओके, तो जितनों ने यस सर किया तो हो सकता है वो लोग याद रखेंगे, बाकी लोग अपना आराम मजे करो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। बस ये जो वैल्यूज हमने देख ली, हमें पता ही है, शुरू से पढ़ते ही हुए आ रहा है आज हम, कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी उसमें, बोर के सिस्टम ने बताया हमें, ऊपर से नीचे आता है तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाता है, तो वो स्पेक्ट्रम हमको बताया गया है। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा, क्या सीरीज बनेगी, ये हमको यहाँ पर दर्शाना है। एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हमें एमिशन स्पेक्ट्रम चाहिए। विजिबल रीजन है ये जो दिखाई देता है हमें। चलो ये ठीक है सबसे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये हमने क्या है, एनर्जी के ऑर्बिट लेवल बना रखे हैं। ये जो 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एनर्जी के ऑर्बिट्स का 1 2 3 4 है। यानी कि यहाँ पर 1 का मतलब पहली ऑर्बिट है, हाइड्रोजन के लिए सिस्टम चल रहा है ये हमारा। हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट, हाइड्रोजन की दूसरी, हाइड्रोजन की तीसरी, हाइड्रोजन की चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, गुड़ुर 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 एंड सो ऑन, ऐसे 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 चलता जा रहा है कहानी। सिस्टम कुछ इस प्रकार से है, यदि कोई भी मतलब लाइमन सीरीज के लिए कोई भी अगर हमारा, एक मिनट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमने एनर्जी तो लिख ही ली है। ये डायग्राम बनाना सही है। ये सेम डायग्राम है, दो तरीके से बनाया गया है। सेम डायग्राम मतलब ये ऑर्बिट के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये मैंने इसमें एनर्जी में बना दिया गया है सेम डायग्राम। वो दोनों ही हमारे डायग्राम जो हैं वो सेम डायग्राम है। उसके बाद हमारी यहाँ से हम टिक टेबल भी है हमारे पास। तो लाइमन सीरीज में हमारा कोई भी आता है तो किधर आता है, 1 पे आता है। लाइमन सीरीज में कोई भी आता है तो किधर आता है, हमारा 1 पे आता है। ये किलो जूल में एनर्जी दे रखी है।
हमने आपको एनर्जी सिखाई है किसमें याद करने के लिए बोलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले की कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की कितनी है हमारी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले की कितनी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 0.85 और 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है सारी कहानी, एंड सो ऑन ऐसे करके। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप कभी भी इसमें कहां से कहां आते हो वाली बात है, तो आप यदि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहे हो कि आप अल्टीमेटली 1 पे आओ, चाहे 2 से आओ, चाहे 3 से आओ, चाहे 4 से आओ, चाहे 5 से, चाहे 6 से, चाहे 7 से, आप अल्टीमेटली 1 पे आओ। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको सबसे ज्यादा बड़ी वो क्या कहते हैं एनर्जी में निकलेगी, और सबसे ज्यादा बड़ी एनर्जी निकलने के साथ साथ आपके पास ऐसा भी होगा कि सबसे कम वेवलेंथ भी निकलेगी। सब कम वेवलेंथ कौन सी की होती है, हमारे ब्लू कलर की होती है। तो लाइमन सीरीज जो है हमारी, वो ब्लू कलर से जैसी होती है, विजिबल। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज हमारी लाई करती है। विजिबल रेंज के लिए अगर कोई पूछे विजिबल में कौन लाई करता है, तो केवल इकलौती हमारे पास बामा सीरीज ही है जो हमारी लाई करती है। लाइमन के बाद आती है बामा सीरीज। बामा सीरीज में हमारा N2 जो है कहीं भी हो, लेकिन N1 जो है वो हमारा यही रहता है 2। लाइमन सीरीज के बाद बामा सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है, लाइमन सीरीज हो गया हमारा, बामा सीरीज हो गया। चलो ठीक है, अभी आप इनको जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख रखी हैं, मुझे आपसे कुछ वो भी निकालना था, एनर्जी की वैल्यू भी निकालनी थी कि कितनी एनर्जी निकलेगी और एनर्जी से कितनी वेवलेंथ निकलेगी। तो एक्चुअली हम पहले ही तो निकाल ही चुके हैं कि एनर्जी हमने निकाल ली है, वेवलेंथ अगर आपको देखना है तो यहाँ पर सबसे देखो, एनर्जी का फॉर्मूला तो ये हमने लिख ही लिया। एनर्जी का फॉर्मूला Z² अपॉन N² m e⁴ 8, या फिर -13.6 Z² अपॉन N², ऐसे करके भी तुम लिख लो, कोई वैसे पूरा लिखो फॉर्मूला। तो टोटल एनर्जी तो तुमने लिखी ली, किसी भी एटम की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में कितनी एनर्जी उसकी है। और सबसे जो मेन आपने एनर्जी रेडिएशन जो होगा वो कितना होगा वाली बात भी आप लिख चुके हो, एनर्जी रेडिएशन डेल्टा E, E2 माइनस E1 होगा हाइयर एनर्जी ऑर्बिट E2 से लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 में आता है। तो इसको हम इधर से कॉपी करके ले जाते हैं। कितनी एनर्जी निकलती है ये हमें पता होना चाहिए। ये इस फॉर्मूला बनाते हैं हम, यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनता है ये पता चलता है हमें। तो एनर्जी रेडिएशन का फॉर्मूला और बना लेते हैं। डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। E2 हाइयर एनर्जी ऑर्बिट, E1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट, यहाँ पर N की N2 लिख देंगे हम, और N1। E2 एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, Z² अपॉन N², Z² डिवाइड बाय N² की जगह लिखेंगे आप N2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस में m e⁴ 8h² ε0², ब्रैकेट में माइनस m e⁴ अपॉन m e⁴ अपॉन 8h² ε0²। ये E2 हो गया। E2 में से E1 घटा देंगे हम, क्या हो जाएगा, Z² अपॉन N1², ब्रैकेट के अंदर माइनस का बाकी सब आइटम सेम, e⁴ अपॉन 8h² ε0²। देख लो कोई परेशानी तो नहीं दिख रही ना।
बोलो हाँ या ना? थक गए क्या? ज्यादा हो गया आज? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जेड स्क्वायर कॉमन आ गया। अच्छा, माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n1 हो जाएगा प्लस का और n2 हो जाएगा माइनस का, ध्यान रखना। तो अंदर क्या बचे? जेड स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। बता भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? यस पक्की बात? सर। कॉमन तो लिखा नहीं सर। किसको कॉमन नहीं लिया बेटा? माइनस। हाँ, माइनस का n2 स्क्वायर माइनस का हो गया और माइनस माइनस n1 स्क्वायर प्लस का हो गया। कॉमन क्यों लेना है? ओके सर। है ना? माइनस प्लस कर दिया हमने ऐसे। ठीक है, ये हमारा एनर्जी का रेडिएशन चल रहा है ये। यहाँ पर कुछ खास, सबसे खास एक कॉन्स्टेंट्स आते हैं कुछ, जैसे कि आर। आर को हम रीडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। मुझे आर लिखना पड़ेगा, रीडबर्ग कांस्टेंट आर। m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c h क्यूब, इसको हम रीडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। देखिएगा, m e टू द पावर 4 बहुत ही बेहतरीन कांस्टेंट होता है। m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब। सी एच क्यूब ये रीडबर्ग कांस्टेंट होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ये मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है रीडबर्ग कांस्टेंट की 1.0। या फिर रीडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है हमारी आर की, एक और वैल्यू होती है 1/912 एंगस्ट्रॉम, मतलब नीचे एंगस्ट्रॉम। ये याद कर लेना तुम, 912 वाली आर की वैल्यू। ये ऊपर वाली याद करने की जरूरत है, नीचे वाले से तुम्हारा काम बने। अब तुम कहोगे सर यार ये घुसा कहाँ रहे आप, मतलब इसमें क्या एक्स्ट्रा? देखना, अपने ऊपर से इसमें कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही हैं। m है, e टू द पावर 4 है, 8 है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, ch, तो आर सी एच ये हो गया। तो देखिएगा z, तो यहाँ पर डेल्टा E बराबर क्या आ गया? आर सी एच जेड स्क्वायर आर सी एच अब ये देखना, अभी देखना, अभी सब सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आर सी एच ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ध्यान रखना, n2 हायर एनर्जी लेवल है, ज्यादा वाली वैल्यू है, और n1 कम वाली वैल्यू है। कम और ज्यादा ऐसे याद कर लो, n1 छोटी वैल्यू होगी और n2 ज्यादा वैल्यू होगी। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो n2 बड़ी है, ऊपर है, और n1 नीचे है। अब जैसे कि हमें पता है, यहाँ पर देखिएगा, एनर्जी तभी कभी भी रेडिएट होती है तो एच सी अपॉन लेमडा के फॉर्म में, मतलब एक फोटोन के फॉर्म में वो रेडिएट होती है एनर्जी। एनर्जी कभी भी अपन लोग रेडिएट करते हैं तो वो फोटोन के फॉर्म में रेडिएट होती है। ये हमारी एनर्जी का रेडिएशन होता है। कभी भी एनर्जी का जो रेडिएशन होता है हमारा, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी का रेडिएशन होता है। सो अब जो सिस्टम बना उसके हिसाब से डेल्टा ई की जगह हम क्या लिख देंगे? एच न्यू, या फिर एच सी अपॉन लेमडा।
तो एच सी अपॉन लेमडा कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर आर सी एच ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इससे E डेल्टा E फाइनली डेल्टा E छोड़ दो, एच सी से एच सी काट दिया हमने, देखो इसीलिए एच सी कट गया। ठीक है, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा आया वो आया 1 अपॉन लेमडा बराबर जेड स्क्वायर इंटू आर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ऐसे रख के तुम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां पर जो आगे आपको यहां पर लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम लिखा है, लेमडा मैक्स तब आएगा जब आपका एनर्जी रेडिएशन सबसे कम होगा। लेमडा मैक्स के लिए यहां पर n1 की वैल्यू तो 1 ही है यहां पर, एंड लेमडा मैक्स के लिए n2 की वैल्यू आपकी 2 रखोगे, और लेमडा मिनिमम के लिए हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशन चाहिए यानी कि बहुत दूर से आना चाहिए, यानी कि n2 की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे। जो वैल्यू आएगी वो आपको बतानी है। यहाँ पर n2 की वैल्यू 3 रखोगे और n2 की वैल्यू इंफिनिटी। सब में इधर मिनिमम के लिए n2 इंफिनिटी को ये होता है इधर पे n2 जो होएगा अपना 4, n2 जो होएगा वो 5, n2 जो होएगा वो 6, और n1 तो 5 है, n1 इधर 4 है, n1 इधर 3 है, n1 इधर 2 है, n1 इधर 1 है, ये फिक्स्ड है। कोई भी बाकी हमें दिखाई नहीं देता, केवल बामा सीरीज दिखाई देती है। आपको ऐसे पूछा जाएगा आपको कौन सी सीरीज दिखाई देती है, तो हम बताएंगे बामा सीरीज हमें दिखाई देती है। ठीक है भैया, ये आपको करना है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। मैं सोच रहा था क्वेश्चन करें, लेकिन हमने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया, इसलिए हमारे पास टाइम कम बचा। तो कोई बात नहीं, कल हम इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे, ऐसे कोई गड़बड़ाहट तो है नहीं, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है भैया। सर फर्स्ट पेज दिखा दीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेंगे। फर्स्ट पेज मतलब सबसे ऊपर? यस सर। अभी मैं पीडीएफ भेज दूंगा यार, अभी भेज दूंगा 10 मिनट में, ले लो, लेना है तो। ठीक है भैया, क्लास खत्म अपनी। ओके, भेज देना। अभी भेज रहा हूँ, चलो बाय। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम।